सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, इस समय मोदी ट्रंप के जोड़ी ने दुनिया भर में स्थित भारत विरोधी कांग्रेसी इकोसिस्टम के अंदर आग लगा रखा है और उसका जलन आपको पूरे कांग्रेसी गिरोह में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के टॉप से लेकर जमीनी स्तर तक के नेताओं का बयान आ रहा है, जिस प्रकार से उनके दरबारियों का बयान आ रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जलन बहुत ही तेज है। और जलन हो भी कैसे ना। इस मुलाकात में जिस प्रकार का फैसला हुआ है, उसका परिणाम आने वाले दिनों में क्या होगा, वह निश्चित रूप से इस भारत विरोधी कांग्रेसी इकोसिस्टम को पता है कि किस प्रकार से उनका जमीन हिलने वाला है। आने वाले दिनों में एक प्रकार से उस पूरे इकोसिस्टम में भूकंप आने वाला है। इस मुलाकात में ऐसे तो जितने भी फैसले हुए हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं भारत और अमेरिका दोनों के लिए। चाहे वह F-35 एडवांस लड़ाकू विमान का हो, जो अमेरिका ने भारत को देने का वादा किया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को देने का वादा किया है, या फिर सैन्य साझेदारी का हो, रक्षा साझेदारी का हो, व्यापार और निवेश का हो, प्रौद्योगिकी और नवाचार का हो, ऊर्जा साझेदारी का हो, या फिर बहुपक्षीय सहयोग का। इस प्रकार के तमाम सारे दर्जनों महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसके कारण कांग्रेसियों में आग लगा हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है कि इन सभी फैसलों का परिणाम क्या होगा, इससे किस प्रकार से भारत के भविष्य में बदलाव होने वाला है, इससे किस प्रकार से भारत के आने वाले भविष्य में बदलाव होगा। शायद जलन इस बात का भी है कांग्रेसियों के अंदर, क्योंकि उनके शासनकाल में इस प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण साझेदारी भारत और अमेरिका के बीच में नहीं हो पाया। उनके समय में भारत और अमेरिका का संबंध कैसा था, यह जग जाहिर है कि किस प्रकार से भारत के हर एक बड़े फैसले पर अमेरिका हस्तक्षेप करता था, प्रतिबंध लगाता था। यह सब कांग्रेसियों और उनके दरबारियों के रवैयों के कारण होता था, जो कि इस समय नहीं है। और यही कारण है कि इस समय भारत और अमेरिका का संबंध इतना मजबूत हुआ है। लेकिन इन सभी फैसलों के अलावा दो ऐसा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है मोदी और ट्रंप के बीच, जिससे कांग्रेसी इकोसिस्टम में सबसे अधिक जलन हो रहा है। इन दोनों फैसलों का जो परिणाम होगा, वह आने वाले दिनों में भारत विरोधी कांग्रेसी इकोसिस्टम को पूरी तरह से बेनकाब कर देगा। और यही कारण है पूरा कांग्रेसी गिरोह इस मुलाकात का विरोध कर रहा है, क्योंकि उनको परिणाम का अंदाजा हो गया है कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात का परिणाम क्या होने वाला है। उन दोनों ही महत्वपूर्ण फैसलों में से पहला फैसला है वह तहब्बुर राना का भारत वापसी। वह तहब्बुर राना जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई आतंकी है, जिसका संबंध सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और उनके भारत विरोधी इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। तहब्बुर राना 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता है और उस हमले का संबंध सीधे सीधे कांग्रेसी इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। उसका कई सारे उदाहरण मौजूद हैं कि किस प्रकार से उस हमले का एक आरोपी, जिसका नाम डेविड हेडली है, उसका सहयोग बॉलीवुड का सबसे अश्लील और घिनौना चेहरा रहे महेश भट्ट और उसका बेटा राहुल भट्ट ने किया था। उस हमले के समय महेश भट्ट का रिश्ता केंद्र के मनमोहनी सरकार और गांधी परिवार से कैसा था, यह जग जाहिर है। इसके कई एक सारे उदाहरण मौजूद है कि किस प्रकार से उस समय राहुल भट्ट को उस हमले के दोषी मानते हुए जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। तो सोनिया सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसे छोड़ा गया था, जांच एजेंसी को छोड़ना पड़ा था। उसके लिए कहा जाता है कि बाकायदा उस गिरफ्तारी के बाद जब जांच एजेंसी ने राहुल भट्ट को गिरफ्तार किया था, क्योंकि जो डेविड हेडली था उसका राहुल भट्ट बहुत ही करीबी दोस्त था। और खबर तो ऐसा भी आया कि उस हमले के समय डेविड हेडली ने राहुल भट्ट को दक्षिणी मुंबई जाने से मना भी किया था। यानी हमले से पहले उसको इन्फॉर्मेशन दिया था कि तुम दक्षिण मुंबई नहीं जाना, क्योंकि हमला दक्षिण मुंबई में ही स्थित ताज होटल में हुआ था, जिसमें 293 लोग मारा गया था। और जब खुलासा हुआ तो राहुल भट्ट को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया, तो महेश भट्ट ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ईमेल किया था और ईमेल में यह धमकी दिया था कि क्या वफादारी का यही सिला हमें मिलेगा। शब्द के उस ईमेल के बाद केंद्र के सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ऑफिस ने उसे सहयोग करने का
आश्वासन दिया था और उस आश्वासन के बाद राहुल भट्ट को जांच एजेंसियों को छोड़ना पड़ा था। दूसरा सबसे बड़ा और पक्का उदाहरण जो सीधे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से हमले के 8 दिनों के अंदर ही एक कांग्रेसी दरबारी पत्रकार अजीज वर्णी के लिखे हुए किताब जिसका शीर्षक था मुंबई हमला आरएसएस का साजिश, उसका विमोचन करने उस समय कांग्रेस पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह पहुंचा था मुंबई। जिस प्रकार से और जितना जल्दी उस किताब को तैयार किया गया था, उसका विमोचन किया गया, वैसा किसी भी लेखक और प्रकाशक के लिए करना संभव ही नहीं है कि घटना घटने के 8 दिनों के अंदर ही उस घटना पर कोई किताब लिखकर उसका प्रकाशन और उसका विमोचन भी हो जाए। ये तभी हो सकता है, यह तभी संभव है जब घटना घटने से पहले ही कोई किताब लिखा जा चुका हो और उस किताब में लिखे हुए घटना के अनुसार ही वास्तविक घटना को अंजाम दिलाया गया हो। तभी संभव है कि उस घटना पर आधारित उस किताब का विमोचन घटना घटने के 8 दिनों के अंदर ही हो सकता है। और जिस प्रकार से उस समय हिंदुओं को और आरएसएस को आतंकी साबित करने के लिए किताब का विमोचन करवाया गया था, तो उससे स्पष्ट होता है कि मुंबई हमले से पहले ही उस किताब को लिखवाया गया था और उस किताब में लिखे गए घटना के अनुसार ही मुंबई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उनके गुर्गे तहब्बुर राना, डेविड हेडली और बॉलीवुडिया डायरेक्टर महेश भट्ट, जिसका काम ही है कि लिखे हुए स्क्रिप्ट के अनुसार काल्पनिक किरदारों के माध्यम से एक काल्पनिक घटना का निर्माण करना, काल्पनिक घटनाओं के आधार पर फिल्म तैयार करना, उसके बेटे राहुल भट्ट के सहयोग और 10 पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से वह हमला पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में करवाया गया था। और सबसे बड़ी बात कि उस समय हमले के बाद सोनिया मनमोहनी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना के तैयारी के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करना, वह सब एक बड़े साजिश की तरफ खुलकर इशारा करता है, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि आखिर वह कौन लोग था जिसने उस आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब का हिंदू आइडेंटिटी तैयार करवाया था, किसने उससे कहा था कि वह अपने हाथ पर कलावा बांधकर मुंबई के ताज होटल पर हमला करे और उसमें अधिक से अधिक भारतीयों का जान ले। उससे ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं कि बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई खास फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि बिल्कुल बहुत ही बेसिक उन स्तर के लोगों के लिए जिनको वाकई